पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू शासक भी थे। महज 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात दिल्ली और अजमेर का शासन संभाला और उसे कई सीमाओं तक फैलाया भी था। परंतु अंत में वे राजनीति के शिकार हुए और अपनी रियासत हार बैठे। परंतु उनकी हार के बाद कोई हिंदू शासक उनकी कमी पूरी नहीं कर पाया। पृथ्वीराज को राय पिथौरा भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही एक कुशल योद्धा थे। उन्होंने युद्ध के अनेक गुण सीखे थे। उन्होंने बाल्यकाल से ही शब्द भेदी बाण विद्या का अभ्यास किया था। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1149 में हुआ। पृथ्वीराज अजमेर के शासक सोमेश्वर और कपूरी देवी की संतान थे। पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्षों के पश्चात हुआ। ये राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म समय से षड्यंत्र रचे जाने लगे, परंतु वे बचते चले गए। परंतु मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने दायित्व अच्छी तरह से निभाए और लगातार अन्य राजाओं को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई उनके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रबरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे। चंद्रबरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली में पुराने किले के नाम से विद्यमान है। पृथ्वीराज की बहादुरी के किस्से जब जयचंद की बेटी संयोगिता के पास पहुंचे तो मन ही मन वो पृथ्वीराज से प्यार करने लग गई और उससे गुप्त रूप से काव्य पत्राचार करने लगी। संयोगिता के अभिमानी पिता जयचंद को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी और उनके प्रेमी पृथ्वीराज को सबक सिखाने का निश्चय किया। जयचंद ने अपनी बेटी का स्वयंवर आयोजित किया, जिसमें हिंदू वधू को अपना वर खुद चुनने की अनुमति होती थी और वो जिस भी व्यक्ति के गले में माला डालती वो उसकी रानी बन जाती। जयचंद ने देश के सभी बड़े और छोटे राजकुमारों को शाही स्वयंवर में सम्मिलित होने का न्योता भेजा, लेकिन उसने जानबूझकर पृथ्वीराज को न्योता नहीं भेजा। यही नहीं बल्कि पृथ्वीराज को बेइज्जत करने के लिए द्वारपालों के स्थान पर पृथ्वीराज की मूर्ति लगवाई। पृथ्वीराज को जयचंद की इस सोची समझी चाल का पता चल गया और उसने अपनी प्रेमिका संयोगिता को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। स्वयंवर के दिन संयोगिता सभा में जमे हुए सभी राजकुमारों के पास से गुजरती गई। उसने सबको नजरअंदाज करते हुए मुख्य द्वार तक पहुंची और उसने द्वारपाल बने पृथ्वीराज की मूर्ति के गले पर हार डाल दिया। सभा में एकत्रित सभी लोग उसके इस फैसले को देखकर दंग रह गए, क्योंकि उसने सभी राजकुमारों को लज्जित करते हुए एक निर्जीव मूर्ति का सम्मान किया। लेकिन जयचंद को अभी और झटके लगने बाकी थे। पृथ्वीराज उस मूर्ति के पीछे द्वारपाल के वेश में खड़े थे। उन्होंने धीरे से संयोगिता को उठाया और अपने घोड़े पर बैठाकर द्रुत गति से अपने राजधानी दिल्ली की तरफ चले गए। जयचंद और उसकी सेना ने उनका पीछा किया और परिणाम स्वरूप उन दोनों राज्यों के बीच 1189 और 1190 में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं को काफी नुकसान हुआ। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशालकाय थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से संगठित थी। इसी कारण इस सेना के बूते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए। परंतु अंत में कुशल घुड़सवारों की कमी और जयचंद की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गौरी से द्वितीय युद्ध हार गए थे। किंवदंतियों के अनुसार गौरी ने 18 बार पृथ्वीराज पर आक्रमण किया, जिसमें 17 बार उसे पराजित होना पड़ा। किसी भी इतिहासकार को किंवदंतियों के आधार पर अपना मत बनाना कठिन होता है। इस विषय में इतना निश्चित है कि गौरी और पृथ्वीराज में कम से कम 2 भीषण युद्ध आवश्यक हुए थे, जिनमें प्रथम में पृथ्वीराज विजयी और दूसरे में पराजित हुआ था। वे दोनों युद्ध थानेश्वर के निकट तराइन या तरवाड़ी के मैदान में क्रमशः संवत 1247 और 1248 में हुए थे। अपने राज्य के विस्तार को लेकर पृथ्वीराज चौहान हमेशा सजग रहते थे और इस बार अपने विस्तार के लिए उन्होंने पंजाब को चुना था। इस समय संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी का शासन था। वह पंजाब के ही भटिंडा से अपने राज्य का शासन करता था। गौरी से युद्ध किए बिना पंजाब पर शासन नामुमकिन था। तो इसी उद्देश्य से पृथ्वीराज ने अपनी विशाल सेना को लेकर गौरी पर आक्रमण कर दिया। अपने इस युद्ध में पृथ्वीराज ने सर्वप्रथम हांसी, सरस्वती और सरहिंद पर अपने अधिकार किया, परंतु इसी बीच अनहिलवाड़ा में विद्रोह हुआ और पृथ्वीराज को वहां जाना पड़ा। उनकी सेना ने अपनी कमांड खो दी
और सरहिंद का किला फिर खो दिया। अब जब पृथ्वीराज अनिलवाड़ा से वापस लौटे, उन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। युद्ध में केवल वही सैनिक बचे जो मैदान से भाग खड़े हुए थे। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी भी अधमरे हो गए, परंतु उनके एक सैनिक ने उनकी हालत का अंदाजा लगाते हुए उन्हें घोड़े पर डालकर अपने महल ले गया और उनका उपचार करवाया। इस तरह ये युद्ध परिणामहीन रहा। ये युद्ध सरहिंद किले के पास तराइन नामक स्थान पर हुआ, इसलिए इसे तराइन का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में पृथ्वीराज ने लगभग 7 करोड़ रुपए की संपदा अर्जित की, जिसे उसने अपने सैनिकों में बांट दिया। अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद के मन में पृथ्वीराज के लिए कटुता बढ़ती चली गई। उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन बना लिया। वो पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भड़काने लगा। जब उसने मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में पता चला तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गोरी के साथ खड़ा हो गया। दोनों ने मिलकर 2 साल बाद सन 1192 में पुनः पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया। ये युद्ध भी तराइन के मैदान में हुआ। इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज के मित्र चंद्रबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी तो संयोगिता के स्वयंवर में हुई घटना के कारण उन्होंने भी उनकी मदद से इनकार कर दिया। ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और उन्होंने 3 लाख सैनिकों के द्वारा गोरी की सेना का सामना किया। क्योंकि गोरी की सेना में अच्छे घुड़सवार थे, उन्होंने पृथ्वीराज की सेना को चारों ओर से घेर लिया। ऐसे में ही वे न आगे बढ़ पाए और न ही पीछे हट पाए और जयचंद के गद्दार सैनिकों ने राजपूत सैनिकों का ही संहार किया और पृथ्वीराज की हार हुई। युद्ध के बाद पृथ्वीराज और उनके मित्र चंद्रबरदाई को बंदी बना लिया गया। राजा जयचंद को भी उनकी गद्दारी का परिणाम मिला और उसे भी मार डाला गया। अब पूरे पंजाब, दिल्ली, अजमेर और कन्नौज में गोरी का शासन था। इसके बाद में कोई राजपूत शासक भारत में अपना राज लाकर अपनी वीरता साबित नहीं कर पाया। युद्ध में पराजित होने के पश्चात पृथ्वीराज किस प्रकार मृत्यु हुई, इस विषय में इतिहासकारों के विभिन्न मत मिलते हैं। कुछ के मतानुसार वह पहले बंदी बनाकर दिल्ली में रखा गया था, बाद में गोरी के सैनिकों द्वारा मार दिया गया था। कुछ का मत है कि उसे बंदी बनाकर गजनी ले जाया गया और वहां पर उसकी मृत्यु हुई। सबसे प्रसिद्ध एक कथा यह भी है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज की आंखें गर्म सलाखों से जला देने का आदेश दिया और पृथ्वीराज को यातनाएं देने लगा। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को उनके साथ हुए अत्याचारों का बदला लेने को कहा। उन दोनों को एक मौका मिला जब गोरी ने तीरंदाजी का खेल आयोजित किया। चंद्रबरदाई की सलाह पर पृथ्वीराज ने गोरी से इस खेल में सम्मिलित होने की इच्छा जाहिर की। पृथ्वीराज की ये बातें सुनकर गोरी के दरबारी खिलखिलाकर हंसने लगे कि एक अंधा कैसे तीरंदाजी में हिस्सा लेना चाहता है। पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी से कहा कि या तो वो उसे मार दे या फिर खेल में हिस्सा लेने दे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज की ओर से गोरी को कहा कि एक राजा होने के नाते वो एक राजा के आदेश की मान सकता है। मोहम्मद गोरी की जमीर को चोट लगी और वो राजी हो गया। गोरी अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और पृथ्वीराज को मैदान में लाया गया। पृथ्वीराज को उस समय पहली बार बेड़ियों से मुक्त किया गया। गोरी ने पृथ्वीराज को तीर चलाने का आदेश दिया, जिससे पृथ्वीराज को गोरी की दिशा में पता चल गया और चंद्रबरदाई ने बड़ी होशियारी से अपना दोहा पढ़ा। 10 कदम आगे 20 कदम दाएं बैठा है सुल्तान, अब मत चूको चौहान, चला दो अपना बाण। जिससे पृथ्वीराज गोरी की दूरी और ऊंचाई का पता चल गया। पृथ्वीराज के अचानक हमले ने गोरी को मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली पर सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाला अंतिम हिंदू शासक को गोरी के मंत्रियों ने हत्या कर दी। उन्होंने पृथ्वीराज के शव को हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार क्रियाक्रम नहीं करने दिया और मोहम्मद गोरी की कब्र के नजदीक उनके शव को दफना दिया। उन्होंने पृथ्वीराज की कब्र पर थूकने और अपमानित करने की परंपरा नहीं छोड़ी, जो आज भी वहां प्रचलित है। इस तरह एक महान हिंदू शासक का अंत हुआ और इसके बाद अगले 700 वर्ष तक भारत मुस्लिमों के अधीन रहा, जब तक कि ब्रिटिश सरकार नहीं आई। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।